कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी घटना से होती है। रात के अंधेरे में एक चमकदार रोशनी खेतों के बीच तेजी से दौड़ती दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो आसमान से कोई चमकता हुआ तारा धरती पर आ गिरा हो। अगली सुबह खेत का मालिक अपने बेटों को खेत दिखाता है। वह गुस्से में कहता है रातों रात किसी ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। उसके बड़े बेटे अंदाजा लगाते हैं कि शायद यह किसी बुरी शक्ति का काम होगा, लेकिन किसान किसी भी बहाने को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह फैसला करता है कि अगली रात खेत की रखवाली की जाएगी। इस जिम्मेदारी के लिए वह अपने सबसे छोटे बेटे जॉन को चुनता है। परिवार के लोग जॉन को अक्सर मूर्ख और कामचोर समझते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा है। रात होने पर जॉन खेत में पहरा देने लगता है। तभी अचानक उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देती है। वह चौकन्ना होकर चारों तरफ देखने लगता है। कुछ ही पलों बाद वह देखता है कि एक विशाल सफेद घोड़ी उसके पीछे खड़ी है। इतने बड़े और खूबसूरत घोड़े को देखकर जॉन घबरा तो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वह तुरंत रस्सी का फंदा बनाकर उसकी ओर फेंक देता है। फंदा लगते ही घोड़ी बिजली की तरह तेज गति से दौड़ पड़ती है। जॉन रस्सी को मजबूती से पकड़े रहता है। घोड़ी इतनी तेज भाग रही थी कि जॉन जमीन पर घिसटता हुआ पीछे पीछे खिसता चला जा रहा था। काफी दूर जाने के बाद घोड़ी अचानक एक दलदली इलाके में फंस जाती है। जॉन उसे मरने के लिए नहीं छोड़ता। वह मदद करने का फैसला करता है। पास मौजूद एक पवन चक्की से रस्सी बांधकर वह घोड़ी को दलदल से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलते ही घोड़ी थककर जमीन पर बैठ जाती है। उसकी हालत देखकर जॉन को उसका दया आ जाती है। वह उसे मुक्त करने का निश्चय करता है। हालांकि छोड़ने से पहले वह उससे एक वादा करवाता है कि वह दोबारा कभी उसके खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जॉन के उसे आजाद करते ही वह खुशी खुशी वहां से दौड़ जाती है। अगले दिन सुबह जब जॉन उठता है तो अस्तबल में दो बेहद सुंदर और ताकतवर घोड़े खड़े दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ एक छोटा घोड़ा भी मौजूद था जिसका नाम फॉल था। यह उसी जादुई घोड़ी का बच्चा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि फॉल इंसानों की तरह बातें कर सकता था। फॉल जॉन को बताता है उसकी माँ जॉन की दयालुता से बहुत प्रभावित हुई, इसलिए उसने उपहार के रूप में ये दोनों शानदार घोड़े उसके लिए भेजे हैं। जॉन यह सुनकर बेहद खुश हो जाता है। उधर उसके पिता खेतों की हालत देखकर गुस्से से भरे हुए उसकी तरफ आ रहे थे। जॉन को डर था कि सारी फसल नष्ट होने के कारण उसे डांट पड़ेगी। तभी फॉल उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहता है। जॉन जैसे ही उसकी पीठ पर बैठता है, फॉल हवा से भी तेज गति में वहां से निकल जाता है। कुछ ही समय में वे दोनों एक दूर बसे नगर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जॉन को अचानक याद आता है कि बाकी दोनों घोड़े अस्तबल में ही रह गए हैं। फॉल मुस्कुराता है और जोर से सीटी बजाता है। अगले ही पल वे दोनों घोड़े न जाने कहां से दौड़ते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। यह देखकर जॉन दंग रह जाता है। फिर वह सोचता है कि अगर इन घोड़ों को बेच दिया जाए तो अच्छी रकम मिल सकती है। इसी विचार के साथ वह बाजार की ओर बढ़ जाता है। जब लोग उन घोड़ों को देखते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। इतने शानदार और आकर्षक घोड़े किसी ने पहले कभी नहीं देखे। पूरे बाजार में उनकी चर्चा होने लगी है। हर व्यक्ति उन्हें खरीदना चाहता है। तभी फॉल जॉन को सलाह देता है वह घोड़ों को सामने बैठा एक आदमी खरीद लेगा, उसे बेच देना चाहिए। लेकिन जॉन ज्यादा पैसे पाने की लालच में उन्हें सीधे राजा के पास ले जाने का फैसला करता है। राजमहल पहुंचने पर राजा उन घोड़ों को देखता है और शक करने लगता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि इतने अद्भुत घोड़े किसी साधारण युवक के कैसे हो सकते हैं। राजा का मंत्री भी आग में घी डालते हुए कहता है संभव है यह लड़का घोड़ों को कहीं से चुरा कर लाया हो। इसके बाद राजा बिना कोई कीमत चुकाए घोड़ों को अपने कब्जे में ले लेता है। जॉन उदास होकर वहाँ से लौटने लगता है। अपने दोस्त को दुखी देखकर फॉल एक बार फिर जोरदार सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनते ही दोनों घोड़े राजा की गाड़ी छोड़कर दौड़ते हुए वापस जॉन के पास आ जाते हैं। घोड़ों के अचानक भाग जाने से राजा की बग्घी बेकाबू हो जाती है और सीधे आटे के ढेर में जा गिरती है। कुछ ही क्षणों में राजा सिर से पांव तक सफेद आटे से ढक जाता है और किसी भूत जैसा दिखाई देने लगता है। पूरे राज्य के सामने उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाती है। हालांकि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं थी, इसलिए राजा खुलकर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। अब राजा मजबूरी में घोड़ों की कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके मन में अपना अपमान का बदला लेने की आग जल रही थी। मंत्री की सलाह पर राजा एक चाल चलता है। वह जॉन को राजमहल में घोड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप देता है। जॉन खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लेता है। दिन बीतने लगते हैं और जॉन अपनी मेहनत, सच्चाई और विनम्र व्यवहार से पूरे राज्य का प्रिय बन जाता है। प्रजा उससे प्यार करने लगती है, लेकिन यही बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे डर था कहीं लोग जॉन को उससे ज्यादा सम्मान न देने लगे। तभी एक मंत्री राजा को एक खतरनाक योजना सुझाता है। वह कहता है जॉन को ऐसा काम दिया जाए जिसे पूरा करना असंभव हो। जब वह असफल हो जाएगा तो उसे सजा देकर रास्ते से हटा दिया जाएगा। मंत्री एक ऐसे रहस्यमय पक्षी का नाम बताता है जिसे फायरबर्ड कहा जाता था। कहा जाता था कि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। जो भी उसे पकड़ने गया वह कभी वापस नहीं लौटा। राजा तुरंत जॉन को आदेश देता है कि वह फायरबर्ड को पकड़ लाए। भोला जॉन बिना ज्यादा सोचे यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। जब वह यह बात फॉल को बताता है तो फॉल परेशान हो जाता है। वह कहता है कि यह बेहद खतरनाक मिशन है और शायद उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन अब जॉन अपना वचन दे चुका था। अपने दोस्त को अकेले छोड़ना फॉल को मंजूर नहीं था। आखिरकार वह जॉन को अपनी पीठ पर बैठाता है और दोनों फायरबर्ड की तलाश में एक रहस्यमयी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ उनके जीवन का सबसे बड़ा साहसिक सफर उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद फॉल जॉन को एक खास पेड़ के पास ले जाता है। यहाँ कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि ड्रीम
ड्रीम नट्स का पेड़ था। पॉल जॉन को बताता है कि ये जादुई नट्स फायरवर्ड को सबसे पसंदीदा चीज है। इसे खाने के बाद वह गहरी नींद में चली जाती है। यह सुनकर जॉन कुछ ड्रीम नट्स अपने पास रख लेता है। फिर दोनों उस स्थान की ओर बढ़ते हैं जहाँ फायरवर्ड का निवास था। वहाँ पहुंचकर उसने फायरवर्ड कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह जमीन के नीचे छिपकर रहती थी। पॉल जॉन से कहता है कि वह ड्रीम नट्स जमीन पर फेंक दे। जॉन वैसा ही करता है। कुछ ही देर में उन नट्स की खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। धीरे धीरे जमीन के भीतर से फायरवर्ड बाहर निकलती है और बड़े चाव से एक एक करके सभी नट्स खाने लगती है। कुछ समय बाद उन नट्स का असर शुरू हो जाता है और फायरवर्ड वहीं गहरी नींद में गिर पड़ती है। लेकिन उनकी किस्मत इतनी आसान नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही वह अचानक जाग जाती है। जैसे ही फायरवर्ड होश में आती है, जॉन डरकर वहाँ से भागने लगता है। फायरवर्ड भी तुरंत उसके पीछे पड़ जाती है। तभी फॉल बीच में आकर जॉन को बचाने की कोशिश करता है। जब फायरवर्ड का ध्यान जॉन से हटकर फॉल पर चला जाता है, वह फॉल को पीछा करने लगती है। तभी जॉन को याद आता है कि उसके पास एक आखिरी ड्रीम नट अभी भी बचा हुआ है। वह तुरंत वह नट फायरवर्ड के सामने फेंक देता है। फायरवर्ड उसे भी खा लेती है और इस बार दोबारा गहरी नींद में चली जाती है। नींद के असर से वह पास के पानी में गिर पड़ती है। अगली सुबह जब फायरवर्ड की आंख खुलती है, तब जॉन उसे मजबूत जंजीरों से बांध चुका होता है। रात भर पानी में भीगने और कैद में रहने की वजह से उसकी ताकत भी काफी कम हो चुकी थी। पहली बार फायरवर्ड खुद को इतना बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर जॉन का दिल पिघल जाता है। वह सोचता है किसी आजाद जीव को कैद में रखना कितना गलत है। आखिरकार वह उसे मुक्त करने का फैसला कर लेता है। जैसे ही जॉन जंजीरें खोलता है, फायरवर्ड खुशी से अपने विशाल पंख फैलाती है और आसमान की ओर उड़ने लगती है। लेकिन जाने से पहले वह जॉन के लिए एक उपहार छोड़ जाती है। उसके शरीर से एक चमकदार और सुंदर पंख नीचे गिरता है। जॉन उस पंख को संभाल कर रख लेता है और फॉल के साथ अपने राज्य की ओर लौट पड़ता है। राज पहुंचते ही राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और दरबार में ले आते हैं। सभी को लगता है कि जॉन अपने मिशन में असफल रहा है। राजा घोषणा करता है कि जॉन फायरवर्ड को पकड़कर नहीं ला पाया, इसलिए उसे मौत की सजा दी जाएगी। तभी जॉन सबके सामने फायरवर्ड का वह चमकदार पंख दिखाता है और बताता है कि उसने फायरवर्ड को पकड़ लिया था, लेकिन दया दिखाते हुए उसने उसे आजाद कर दिया। राजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उस समय पंख में कोई चमक नहीं थी, इसलिए सभी को लगता है कि जॉन झूठ बोल रहा था। राजा गुस्से में उसे दंड देने के आदेश दे देता है। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। फायरवर्ड खुद वहां आ पहुंचती है। जैसे ही वह पास आती है, जॉन के हाथ में मौजूद पंख फिर से चमकने लगता है। उसकी रोशनी पूरे राज्य में फैल जाती है। अब सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि जॉन सच बोल रहा था। प्रजा के सामने राजा कुछ नहीं कर सकता था। लोग अब पूरी तरह जॉन के पक्ष में खड़े हो चुके थे। मजबूरी में राजा जॉन को सम्मानित करने का नाटक करता है। वह उसे शाही वस्त्र पहनाता है, सिर पर पगड़ी सजाता है और बहादुरी के लिए सम्मान देता है। लेकिन अंदर ही अंदर राजा का गुस्सा और बढ़ चुका था। अब वह किसी भी कीमत पर जॉन को रास्ते से हटाना चाहता था। राजा अपने मंत्रियों से नई योजना पूछता है। तब एक मंत्री उसे सुझाव देता है कि जॉन को एक और असंभव कार्य दिया जाए। वह बताता है कि दुनिया के सबसे दूर स्थित बर्फीले पहाड़ की चोटी पर एक सुंदर राजकुमारी रहती है। मंत्री कहता है कि अगर जॉन उसे लाने में असफल रहा तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है, और अगर वह सफल हो गया तो राजा स्वयं उस राजकुमारी से विवाह कर सकता है। राजा को यह योजना बेहद पसंद आती है। वह तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है और जॉन को आदेश देता है कि वह राजकुमारी को लेकर लौटे। आदेश मिलते ही जॉन और फॉल अपने नए सफर पर निकल पड़ते हैं। फॉल की अद्भुत गति के कारण वे जल्दी ही उस विशाल बर्फीले पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन किले तक पहुंचने से पहले उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। किले का रास्ता मोटी और कठोर बर्फ की दीवार से पूरी तरह बंद था। जॉन समझ नहीं पा रहा था कि इतनी मजबूत बर्फ को कैसे पार किया जाए। उसी समय अचानक फायरवर्ड का वही चमकदार पंख हवा में उड़ता हुआ वहाँ आता है। वह सीधे बर्फीले दरवाजे के भीतर चला जाता है। कुछ ही क्षणों में जादू होने लगता है। पूरी बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और वहाँ से पानी का तेज बहाव निकल पड़ता है। पानी का बहाव इतना शक्तिशाली था कि फॉल उसमें बहकर पहाड़ के काफी नीचे चला जाता है। अब जॉन अकेला ही किले के अंदर प्रवेश करता है। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह जाता है। वहाँ बहुत सारी युवतियां गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन समस्या यह थी कि जॉन पहचान नहीं पा रहा था कि उसमें असली राजकुमारी कौन है। तभी फायरवर्ड का पंख उड़ता हुआ एक लड़की के पास पहुंचता है और वह उसे जगा देता है। यह देखकर जॉन समझ जाता है कि वही असली राजकुमारी है। जॉन विनम्रता से उसे बताता है उसे राजा उससे विवाह करना चाहते हैं और उसे लेने के लिए उसे भेजा गया है। लेकिन राजकुमारी यह सुनकर खुश नहीं होती। वह कहती है कि उसका राजा वास्तव में साहसी होता तो स्वयं वहाँ आता, किसी और को नहीं भेजता। उसके अनुसार दुनिया से बहादुर लोगों का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका था। इसी वजह से वह जॉन के साथ जाने से इनकार कर देती है। इतना कहकर वह अचानक पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे छलांग लगा देती है। राजकुमारी को गिरता देखकर जॉन बिना एक पल सोचे उसके पीछे कूद पड़ता है। हालांकि राजकुमारी के पास विशेष जादुई वस्त्र थे जिनकी मदद से वह हवा में तैर सकती थी। लेकिन जब वह जॉन को तेजी से नीचे गिरते हुए देखती है तो उसे बचाने के लिए अपने साथ ले लेती है। दुर्भाग्य से इसी दौरान जॉन की एक गलती से उसके जादुई कपड़े फट जाते हैं। अब दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। उसी समय फॉल वहाँ पहुँच जाता है। वह अपने जादुई पंखों की सहायता से दोनों को जमीन से टकराने से ठीक पहले बचा लेता है। हालांकि ऊंचाई और डर की वजह से राजकुमारी बेहोश हो चुकी थी। फॉल जॉन से कहता है कि वह उन्हें पहले भी बचा सकता था, लेकिन शायद उसकी जादुई शक्तियां इसी सही समय का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद तीनों सुरक्षित रूप से जमीन पर पहुंच जाते हैं। उस रात वे एक जंगल में रुकते हैं। वहीं फॉल जॉन को एक महत्वपूर्ण बात समझाता है। वह कहता है कि जॉन को राजकुमारी से प्रेम हो चुका है, इसलिए उन्हें वापस राजा के पास
पास नहीं जाना चाहिए। फॉल चाहता था कि वे कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करें, लेकिन जॉन अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उधर राजकुमारी के मन में भी जॉन के लिए भावनाएं जन्म लेने लगी थी। अगली सुबह जॉन, फॉल और राजकुमारी साथ मिलकर राज्य की ओर रवाना हो जाते हैं। जब वे महल पहुंचते हैं तो राजा राजकुमारी को देखकर हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन एक बार फिर असंभव काम को संभव बना देगा। राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मंत्री उसे शांत करते हुए याद दिलाता है अब तो उसका फायदा ही फायदा है, क्योंकि वह राजकुमारी से विवाह कर सका है। दूसरी ओर प्रजा जॉन की सफलता से बेहद खुशी थी। लोग उसका जोरदार स्वागत करते हैं। राजा भी दिखावे के लिए उसे ढेर सारा सोना, कीमती वस्त्र और अनेक पुरस्कार देकर सम्मानित करता है। लेकिन इन सबके बावजूद जॉन खुश नहीं था। उसका दिल टूट चुका था। जिस राजकुमारी से वह प्रेम करने लगा था, अब उसे उसी राजकुमारी को राजा के हवाले करना पड़ रहा था। उसी रात अब जॉन चुपके से राजकुमारी के पास पहुंचता है और उससे खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता भेंट करता है। यह देखकर राजकुमारी बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि उसके दिल में भी जॉन के लिए खास भावनाएं पैदा हो चुकी थी। तभी महल के कुछ लोग वहां आते दिखाई देते हैं, इसलिए जॉन को तुरंत वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद राजमहल की सेवकाएं राजकुमारी को शाही वस्त्र पहनाकर राजा के सामने ले आती हैं। काफी देर तक बातचीत चलती है। आखिरकार राजा उससे विवाह के बारे में पूछता है, लेकिन राजकुमारी साफ मना कर देती है। वह कहती है जब उसकी दादी माँ की खोई हुई अंगूठी वापस नहीं मिल जाती तब तक वह शादी नहीं करेगी। वह अंगूठी बहुत कीमती थी और कई साल पहले समुद्र में कहीं खो गई थी। यह सुनकर राजा परेशान हो जाता है। उसी समय जॉन वहाँ पहुँच जाता है। जॉन को देखकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे एक नया मौका मिल गया था। राजा कहता है कि उसके लिए एक और महत्वपूर्ण काम है। उसे समुद्र की गहराइयों में जाकर राजकुमारी की खोई हुई अंगूठी खोज कर लानी होगी। जॉन बिना हिचकिचाए यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। जब फॉल को इस मिशन के बारे में पता चलता है तो वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि इस बार उसे खुद भी नहीं मालूम था कि अंगूठी कहाँ हो सकी है। मदद के लिए फॉल अपनी जादुई माँ को याद करता है। आसमान में प्रकट होकर उसकी माँ बताती है कि वह अंगूठी एक विशाल भेल मछली के पेट में है। वह भेल इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप जैसी दिखाई देती है। वह उन्हें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बता देती है। अगली सुबह जॉन और फॉल उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। यात्रा के दौरान अचानक एक झटका लगता है और जॉन संतुलन खोकर नीचे समुद्र में जा गिरता है। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी। नीचे पहुंचकर वह एक बहुत अद्भुत दृश्य देखता है। एक विशाल व्हेल को मोटी मोटी जंजीरों से बांधकर रखा गया था। उसकी पीठ इतनी बड़ी थी कि वह किसी छोटे टापू जैसी लग रही थी। यह देखकर जॉन समझ जाता है कि यह वही व्हेल है जिसकी उन्हें तलाश है। कुछ देर बाद वह वापस ऊपर आ जाता है। तभी समुद्र में एक बड़ी लहर उठती है और उनकी ओर बढ़ने लगती है। लेकिन उससे पहले ही जॉन और फॉल उड़ते हुए व्हेल के पास पहुंच जाते हैं। फॉल व्हेल की भाषा समझ सकता था। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है व्हेल ने गलती से कई जहाज निगल लिए थे। उसी अपराध की सजा के रूप में उसे जंजीरों में कैद कर दिया गया था। अब वह अपनी गलती सुधारना चाहती थी और आजाद होना चाहती थी। यह सुनकर जॉन गहरी सोच में पड़ जाता है। अचानक उसके दिमाग में एक शानदार योजना आती है। वह सोचता है कि अगर किसी तरह व्हेल को जोरदार छींक दिला दी जाए तो शायद उसकी ताकत से सारी जंजीरें टूट जाएंगी। योजना बनते ही जॉन और फॉल व्हेल की नाक के भीतर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर दोनों उसी नाक में गुदगुदी करने लगे हैं। कुछ ही पलों में व्हेल को जोरदार छींक आती है। छींक इतनी शक्तिशाली थी कि एक एक करके सारी जंजीरें टूटकर समुद्र में गिर जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन जहाजों को उसने निगल लिया था वे भी उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ जॉन और फॉल भी छींक के साथ बाहर निकलकर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। अब व्हेल पूरी तरह आजाद थी। वह खुशी से समुद्र की गहराइयों में वापस लौट जाती है। तभी जॉन को अचानक याद आता है कि वह अंगूठी मांगना तो भूल ही गया। यह सोचकर वह मायूस हो जाता है। लेकिन तभी एक केकड़ा उसके पास आ जाता है। उसके पंजे में वही खोई हुई अंगूठी थी। असल में व्हेल जॉन की मदद और दयालुता को समझ गई थी, इसलिए उसने अंगूठी उसके पास भिजवा दी थी। अंगूठी मिलते ही जॉन खुशी से झूम उठता है। फिर वह और फॉल वापस राज्य लौट आते हैं। महल पहुंचते ही जॉन सबसे पहले चुपके से राजकुमारी से मिलने जाता है। वह उसे उसकी दादी माँ की अंगूठी वापस सौंप देता है। इसके बाद वह अपने दिल की बात बताते हुए राजकुमारी को विवाह का प्रस्ताव भी देता है। अंगूठी देखकर राजकुमारी को एहसास हो जाता है कि जॉन वास्तव में साहसी, सच्चा और नेक दिल इंसान है। वह मुस्कुराते हुए उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। राजा का एक मंत्री उन्हें साथ देख लेता है। वह तुरंत सैनिकों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कुछ ही देर में सैनिकों और जॉन के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। शोर सुनकर राजा भी जाग जाता है। जब वह राजकुमारी के कमरे की ओर देखता है तो वहाँ फॉल को खड़ा पाता है। गुस्से में वह अपनी बंदूक उठाता है और फॉल पर गोली चला देता है। गोली लगते ही फॉल नीचे गिर पड़ता है। इसके बाद जॉन को राजकुमारी से चोरी छिपे मिलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर रात में जब राजकुमारी अपने कमरे में अकेली होती है तभी एक छोटा चूजा उसके पास आता है। वह चूजा उसे अस्पताल तक ले जाता है। असल में उसे फॉल ने ही भेजा था। अस्पताल में पहुंचकर राजकुमारी फॉल को अपनी योजना बताती है। वह कहती है कि वह किसी भी तरह राजा से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने राजा को फिर से जवान बनाने का लालच दिया था। उसने राजा को बताया था 3 जादुई कुंडों से गुजरकर कोई भी अपनी जवानी वापस पा सकता है। लेकिन तभी राजा के मंत्री ने एक नई चाल चल दी। उसने सुझाव दिया कि सबसे पहले जॉन को उन 3 कुंडों की परीक्षा से गुजारना चाहिए। अब अगले दिन दोपहर को पूरे राज्य के सामने जॉन को उन 3 कुंडों में डाला जाएगा। पहले कुंड में खौलता हुआ गर्म पानी था, दूसरे में बर्फ जैसा ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध भरा था। राजकुमारी बताती है यदि जॉन को बचाना है तो पहले कुंड में उसकी
दादी माँ की अंगूठी डालनी होगी, दूसरे कुंड में फायरवर्ड का जादुई पंख डालना होगा और तीसरे कुंड में जीवन अमृत का फूल डालना होगा। समस्या यह थी कि वह फूल दुनिया के अंतिम छोर पर होता था। फॉल कहता है कि अंगूठी और फायरवर्ड का पंख तो उसके पास मौजूद है, लेकिन जीवन अमृत का फूल लाना असंभव है। वह पहले से ही घायल भी था और इतनी दूर जाकर समय पर लौट पाना उसके लिए बेहद कठिन था। फिर भी राजकुमारी उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि वह यह कर सकता है। राजकुमारी के जाते ही फॉल अपनी चोटों की परवाह किए बिना जीवन अमृत का फूल लाने निकल पड़ता है। अगली सुबह पूरे राज्य के लोग मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। राजा 3 विशाल कुंड तैयार करवा चुका था। इसके बाद जॉन को कैद से निकालकर वहां लाया जाता है। राजा बिना समय गवाए उसे पहले कुंड में फेंक देता है, लेकिन ठीक उसी समय राजकुमारी चुपके से अंगूठी उस कुंड में डाल देती है। अंगूठी के जादू से जॉन सुरक्षित बच जाता है। फिर वह उछलकर दूसरे कुंड में जा गिरता है। उसी क्षण फायरवर्ड आसमान में उतरती है और अपना चमकदार पंख को ठंडे पानी में छोड़ देती है। इस बार भी जॉन को कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद वह तीसरे और सबसे खतरनाक कुंड में गिरता है, जिसमें उबलता हुआ दूध भरा था। दूसरी ओर फॉल अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार जीवन अमृत के फूल तक पहुंच चुका था। फूल उसे चेतावनी देता है कि यदि उसने उसे तोड़ा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फॉल अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार था। वह बिना डरे फूल तोड़ लेता है। उधर काफी समय बीत जाता है और जॉन अभी तक दूध वाले कुंड से बाहर नहीं निकला। लोगों को लगने लगता है कि वह मर चुका है। निराश होकर कई लोग वहां से जाने भी लगे हैं। तभी आसमान में तेज गति से उड़ता हुआ फॉल दिखाई देता है। वह जीवन अमृत का फूल सीधे उस कुंड में गिरा देता है। जैसे ही फूल दूध को छूता है, वहाँ से तेज चमकदार रोशनी निकलने लगती है। पूरा मैदान उस रोशनी से जगमगा उठता है। कुछ क्षण बाद जॉन उस कुंड से बाहर निकलता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह किसी राजकुमार की तरह और भी ज्यादा तेजस्वी, सुंदर और शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। यह देखकर पूरी प्रजा खुशी से झूम उठती है। अब राजा को भी यकीन हो जाता है कि यह जादुई प्रक्रिया सचमुच काम करती है। लालच में आकर वह खुद भी जवान बनने का फैसला कर लेता है। बिना सोचे समझे वह सीधे पहले कुंड में छलांग लगा देता है। सभी लोग सांस लेकर उसे देखने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब होता है। राजा एक विशाल बुलबुले में कैद होकर बाहर निकल आता है। वह चिल्लाता रहता है। वह बुलबुला उससे लेकर आसमान में उड़ जाता है। कुछ ही देर में सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। राजा के गायब होते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अधिकांश लोग उससे परेशान थे। अब प्रजा फैसला करती है जॉन ही उनका नया राजा बनेगा। सब समझ चुके थे कि वह ईमानदार, बहादुर और न्यायप्रिय इंसान है। यह सुनकर जॉन और राजकुमारी दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। इधर फॉल को डर था कि जीवन अमृत का फूल तोड़ने की वजह से अब उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन राजकुमारी मुस्कुराकर उसे सच्चाई बताती है। वह कहती है फूल की चेतावनी केवल एक परीक्षा थी। यह उसके साहस और निस्वार्थ प्रेम की परीक्षा थी, क्योंकि अगर वह डरकर फूल बिना लौट आता तो उसकी हार होती, लेकिन उसने अपने दोस्त के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, इसलिए वह परीक्षा में सफल हो गया। आखिरकार पूरे राज्य में जश्न मनाया जाता है। जॉन और राजकुमारी का भव्य विवाह संपन्न होता है। चारों तरफ खुशियां, संगीत, उत्सव का माहौल छा जाता है। प्रजा अपने नए राजा और रानी का स्वागत करती है और इसी सुखद अंत के साथ यह खूबसूरत कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह रोमांच, दोस्ती और साहस से भरी कहानी पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ।